प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ, और ये हैं ऑनलाइन क्लास का पैटर्न वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट है आपके लिए हिंदी और क्लास है 9th। लेकिन ये सिर्फ आपको 9th में ही नहीं करना है। 9th में तो आपको एक एज ए सिलेबस करना है, लेकिन 10th 11th 12th में भी ये काम आता है। यहाँ तक कि बड़ी क्लासेस में भी ये पूछा जाता है, और गवर्नमेंट जॉब में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वीडियो को ध्यान से समझिए, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर होती है, लेकिन आपको नॉलेजेबल वीडियोस बहुत काम की होती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपनी बाकी सभी दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छे यहाँ पर छक्के छूट जाते हैं, उनके समास में कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप समास को जान लीजिए शॉर्ट में, इसकी डेफिनेशन इजीली कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। तो समास मतलब छोटा करना। यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर कर दूं मैं समास में। एक होता है समस्त पद या सामसिक पद, और दूसरा है विग्रह। ठीक है, तो समास और समास विग्रह। यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा। देखो, समास का अर्थ होता है ये और ये, यानी कि यहाँ से भी समेटा और यहाँ से भी समेटा, ये समास है। लेकिन अगर आप विग्रह करेंगे तो सेम ये यहाँ फैल जाएगा और ये इधर फैल जाएगा, यानी कि विग्रह फैलाना, समास समेटना। बस ये चीजें ध्यान से समझिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात कर लेते हैं कि रसोई के लिए घर, यहाँ पर एक टॉपिक है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, 4 इसमें शब्द थे, लेकिन इसका जो समस्त पद है, समास वाला पद है, वो है रसोई घर। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये कारक चिन्ह है के लिए, ये डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पर शॉर्ट करना है, और जब आप फैलाएंगे रसोई घर का विग्रह करने के लिए कह दिया जाएगा, तो आपने कह देना रसोई के लिए घर। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ समास के कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं समास में, जो आपको काम आने वाले हैं, वो ये हैं। पहला, समस्त पद। समस्त पद यानी कि जो समास, जिनका समास हो गया, जैसे रसोई घर, ये क्या समस्त पद है ना। रसोई के लिए घर, ये बहुत सारे थे, लेकिन उनको समस्त पद कर दिया। और इसी को सामसिक पद भी कहते हैं, इसी को समास वाला पद भी कहते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, लेकिन उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होने वाला इस वीडियो के बाद। दूसरा आपको ध्यान रखना है पहला पद या पूर्व पद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बार बार एक एग्जाम्पल को लूंगा। ये है रसोई के लिए घर। ठीक है, वैसे इन्होंने तुलसी के लिए, तुलसी द्वारा कृत लिखा रखा है, तो मैं दोनों को देखूंगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पहला पद, तो यहाँ पर रसोई क्या है, आपका पहला पद है। तो यहाँ पर तुलसी क्या है, आपका पहला या पूर्व पद है। दूसरा देखो, अंतिम पद या उत्तर पद। तो यहाँ पर घर क्या घर है आपका उत्तर पद या अंतिम पद। यहाँ पर कृत्य है वो अंतिम पद या उत्तर पद। और बाकी जिसमें परसर्ग, कारक चिन्ह, विभक्ति लगते हैं, जैसे द्वारा लग गया, यहाँ पर के लिए लग गया, तो ये आपकी क्या हो गया, विभक्ति, परसर्ग, कारक। लेकिन खासकर यही पूछा जाता है उत्तर पद, पूर्व पद, समस्त पद और समास विग्रह। तो समझ आ गया होगा इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समास के हम भेद जान लेते हैं। समास के भेद होते हैं मुख्य रूप से 6। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 6 ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पहला है आपका अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा है आपके लिए द्विगु, पांचवा द्वंद्व, और छठा बहुव्रीहि। तो ये समास के भेद हैं, याद कर लीजिए इनको। बहुत ही छोटा सा काम है याद करने के लिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो तत्पुरुष को अव्ययी भाव को बहुव्रीहि ऐसे खिचड़ी पका देते हैं, लेकिन बहुत आसानी से आप समझने वाले हैं। पहला समास आपके लिए अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव में आप ध्यान से समझिए। मैं रटने वाला मेथड है वो नहीं बताऊंगा। अव्ययी भाव, अव्यय को आप समझिए उपसर्ग है ना, जिसमें पहला पद क्या है, उपसर्ग होगा, अव्ययी भाव। बस ये समझ लीजिए, आपका काम समझो हो गया। अब देखो पहला पद देखो, अ आ अनु प्रति भर नि यथा,
निर, ये सारे क्या हो गया आपके पूर्व पद है और ये सारे उपसर्ग है। तो आपका काम हो गया ना। लेकिन कई बार अपवाद भी होता है, जैसे कि घर घर है ना, ये ऐसा नहीं कि इसमें वो है उपसर्ग है, लेकिन ये ट्रिक बताया मैंने, ट्रिक के कहीं थोड़ा सा काम नहीं करता है। तो घर घर में प्रत्येक घर, तो यहाँ पर उपसर्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ अव्ययी भाव जरूर है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपके लिए आजन्म, पहला आजन्म है तो उपसर्ग है, यथाविधि यथा, और इसमें भी यथाक्रम, जन्म पर्यंत, अवधि के अनुसार और क्रम के अनुसार, तो ये विग्रह हो गए, ठीक है। और ये आपका समस्त पद या सामसिक पद या समास वाले पद। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट आप वीडियो को पूरा देखने के बाद ही रखेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आप ये ध्यान रखेंगे, ट्रिक है इसके लिए कारक चिन्ह। तो आपने कारक चिन्ह तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, बस सेम यहाँ पर भी वही काम आएगा, विभक्ति। लेकिन ध्यान रखें ये 6 होते हैं। वैसे कारक या विभक्ति कितने होते हैं? 8, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कर्ता नहीं होगा और संबोधन नहीं होगा, ठीक है। बचे कितने? 6। जैसे कारक या विभक्ति 8 होते हैं, तो समझ आ गया होगा। और यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा विग्रह करने के बाद, कर्ता का नहीं लग जाएगा, कर्म को लग जाएगा, इसी तरह से। तो एग्जाम्पल देख लो, विद्यालय है, तो सिंपल सा है विद्यालय। अब आप इसका अगर विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय, या आप ये कर सकते हैं विद्या का आलय, विद्या का घर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, चाहे आप का करो चाहे के लिए करो, विभक्ति चिन्ह है, और ये उत्तर पद, ये पूर्व पद। इसी तरह से राजपुत्र है, राजा का पुत्र है ना, विभक्ति चिन्ह आ रहा है ना यहाँ पर। उसकी मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला कहते हैं ना, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह को तोड़ने वाला, तो ये को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो चलिए तीसरे समास की तरफ बढ़ते हैं, ये और भी आसान है, कर्मधारय है ना। तो कर्मधारय में आपने एक बात ट्रिक के रूप में ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला पद है वो आपका विशेषण होगा, ठीक है, और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो बस विशेषण विशेष्य भाव इसमें होगा। दूसरी ट्रिक है, इसमें उपमेय और उपमान भाव होगा, यानी कि अगर पहला पद विशेषण नहीं है तो उपमेय होना चाहिए, यहाँ पर विशेष्य नहीं है तो उपमान होना होगा। यानी कि ये तो पहला पद विशेषण होगा या उपमेय होगा, दूसरा पद इसमें या तो विशेष्य होगा या उपमान होगा। बस यही इसका ट्रिक है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चरण कमल है ना, तो चरण कमल, ये चरण क्या है आपके? चरण आपके हो गए विशेष्य और कमल, कमल की तरह, तो ये विशेषण विशेष्य हो गया। इसी तरह से आप देखो नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है, नीला क्या है आपका? विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है। चंद्रमा के समान, चंद्रमुख, चंद्र क्या है आपका? उपमेय है और मुख उपमान है। बस इसी तरह से आपने इसको समझना है कर्मधारय को। और आगे बात कर लेते हैं, वो हमारा द्विगु समास। क्या गजब का ये समास है। बस ट्रिक एक ही है कि संख्या पूर्वो द्विगु, मतलब पहला पद संख्यावाचक होगा। अगर पहला पद संख्या से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 10 100 50 1000, तो समझ लीजिए आपका द्विगु समास है 110%। बस थोड़ा सा अपवाद पे आप ध्यान रखेंगे, इसके अपवाद भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका द्विगु समास होता है। तो बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लीजिए। बहुब्री में भी कहीं कहीं संख्या आती है, लेकिन उसका बहुब्री जब होगा तब आप समझ लेते हैं। एक और आपने द्विगु समास में ध्यान देना है कि जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे समूह या समाहार पद जुड़ जाता है। विग्रह में यही इसका अंतर है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। ये लीजिए एग्जाम्पल, चौराहा, तो समझ आ रहा होगा ये पहला क्या है? चौ मतलब 4 संख्या है तो द्विगु है। दूसरा देखो नवग्रह, तो नव है संख्या तो द्विगु है। तीसरा है दोपहर, 2 है संख्या है तो द्विगु है। अब देखो विग्रह में 4 राहों का समूह, तो समूह आ गया ना, 9 ग्रहों का समूह, 2 पहरों का समाहार, तो समाहार समूह। इस तरह से जो
विग्रह में हो तो समझ जाइए आपका द्विगु है। अगर आपको विग्रह करने के लिए कहा जाए और द्विगु समास का करना हो तो आप समूह और समाहार कर दीजिए, बस किस्सा खत्म। तो आगे बढ़ लेते हैं। आपका द्विगु समास हो गया चौथा। पांचवे पे चढ़ते हैं द्वंद्व समास। वाव, ये और भी आसान है। द्वंद्व भैया कई बार आपके घर में भी कहते हैं कि क्या द्वंद्व छिड़ा हुआ है ना। और द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। और लड़ाई होती है दो लोगों में, खासकर विशेष, है ना। एक में नहीं होगा, तीन में भी हो सकता है, लेकिन अच्छी लड़ाई दो में होगी, एक का सर दूसरे की टांग, है ना। तो बस यहाँ पर देखो दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि दोनों लड़ाई तभी होगी जब दोनों बराबर होंगे, है ना। एक हाथी और दूसरा मच्छर, सुने तो है इनकी लड़ाई लेकिन देखी नहीं है। तो बस यहाँ पर आप देख लो कि इसमें दोनों मेन होते हैं और थोड़ा सा एक दूसरे के विलोम होते हैं, है ना। दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होंगे। इसका विग्रह करने पर बीच में और या ये सारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो योजक शब्द इसमें जुड़ जाते हैं। देखो ठंडा गरम, ठंडा का विलोम गरम है और यहाँ पर आप और शब्द खासकर जुड़ता है, ठंडा और गरम, ठंडा या गरम। तो एग्जाम्पल देख लो जी आप, ये देखो राम सीता या सीताराम। आप कई बार सुनते हैं सीताराम सीताराम कहिए, तो सीता और राम, ये ध्यान रखिए। खरा खोटा, खरा या खोटा, खरा और खोटा, ठीक है, जो भी हो सकता है। अन्न जल, अन्न और जल। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, चाचा चाची, आज कल, सुबह शाम, जो भी है ना, ये सारे बस और जोड़ देना बीच में। विग्रह करने पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखिए सीता भी मेन है, राम भी मेन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। खरा भी मेन है, खोटा भी मेन है, अन्न भी मेन है, जल भी मेन है, दोनों बराबर हैं। द्वंद्व तभी होगा, माता पिता दोनों बराबर हैं जी, लड़ा के देख लो, ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो में जरूर बताइए। और लास्ट समास और भी मजेदार, बहुव्रीहि। वाव, बहुव्रीहि बस एक ही चीज होती है इसमें, इस समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है ना। ना भाई पहला इंपॉर्टेंट है ना दूसरा है। आपने सुना होगा कि दो गीदड़ों की लड़ाई में कोई तीसरा ही बाजी मार गया, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जहाँ पर तीसरा बाजी मारे या तीसरा इंपॉर्टेंट हो वो आपका बहुव्रीहि है। और अच्छे से समझ लेते हैं कि दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं उसकी प्रधानता होती है। विग्रह करने पर वाला है, जिसका, जो, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आ जाते हैं। तो जब विग्रह करोगे तो ये आएगा, जिसका, वाला है, जो, जिसकी, जिसके, वह, इस तरह से, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो दशानन, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि थोड़े से अपवाद होते हैं। अब आप कहोगे सर जी दशानन में तो 10 तो संख्या है, फिर ये संख्या पूर्वो द्विगु क्यों नहीं हुआ? ध्यान से समझिए, यही अंतर है। संख्या द्विगु करो या बहुव्रीहि करो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर तीसरा है इम्पोर्टेंट रावण। तो ना 10 इम्पोर्टेंट है ना आनन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कौन है? रावण है तीसरा, ठीक है। अगर लिखोगे कि 10 आननों का समूह तो आपका हो जाएगा द्विगु। इसी तरह से नीलकंठ, देखो जी नीलकंठ भी आप कहोगे जी कर्मधारय है, क्योंकि नीला विशेषण है, कंठ विशेष्य है, कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर कर्मधारय और बहुव्रीहि में भी यही अंतर है। विग्रह देखो जिसका आना चाहिए, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो शिव की बात करें, तीसरा पद इंपॉर्टेंट है तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। लेकिन अगर है नीले कंठ वाला तो तब आपका क्या हो जाएगा? बस, तो ये आपके समास हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करिए। तो चलिए जी इसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम बता दीजिए जी। तो यहाँ पर देखो, ये आप यहाँ देख लें समस्त पद और यहाँ पे लिखेंगे समास विग्रह, ठीक है। 2 कॉलम बना देंगे, बीच में डंडा खींच लो। माता पिता, तो यहाँ पर देखो कौन होगा? डैश है, हाँ ये डैश होगा। और यहाँ पर माता और पिता दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों मेन है, तो आपका हो जाएगा दोनों द्वंद्व समास, ठीक है।
लेकिन विग्रह करना है तो आप लिखोगे माता और पिता। तो 3 कॉलम करके, सॉरी आपको 3 कॉलम बनाने, यहाँ पर समस्त पद, यहाँ पर विग्रह, यहाँ पर लिखोगे विग्रह और यहाँ पर लिखोगे समास का नाम। ठीक है, ये जरूर करना आपने, समस्त पद, विग्रह और समास का नाम। तो यहाँ पर माता पिता, यहाँ पर लिखोगे माता और पिता, यहाँ पर लिखोगे द्वंद्व समास। ठीक है, आशुतोष, तो आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन है, अर्थात शिव शंकर भगवान, तो आपका बहुब्री समास आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप जल्दी खुश होने वाला, अर्थात, और यहाँ पे लिखोगे कौन सा बहुब्री समास, दाल रोटी, यहाँ पर लिखोगे दाल और रोटी, यहाँ पर लिखोगे कौन सा और आ रहा भाई, बताया ना ऊपर अभी, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर कौन सा समास लिखोगे, बस ऊपर बताया है ना। अगला देखो पंच तत्व, बस पहला संख्या है, पंच है 5 तत्वों का समूह, तो यहाँ पर लिख दोगे संख्या पूर्वक द्विगु। अगला देखो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसको बोलते हैं, गणेश जी। तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर लिखोगे बहुब्री, लंबा है उदर जिसका, यहाँ पर लिखोगे भरपेट, तो पेट भर के, है ना, यहाँ पर लिखोगे पेट भर के। और ये क्या है आपका अव्ययी भाव। ठीक है, तो ये है आपका, और ये देखो समास विग्रह का समस्त पद और नाम बताना है। अब ये जो है आपके लिए विग्रह दे रखे हैं, तो आपको इसमें फिर से 3 कॉलम बनाने। ये तो आपका विग्रह हो गया, यहाँ पर आप लिखोगे समस्त पद, यहाँ पर समस्त पद, और यहाँ पर लिखोगे समास का नाम। ठीक है, तो 9 रात्रियों का समूह, तो यहाँ पर फास्ट रखते होंगे आप, अगर हिंदू हैं तो नवरात्र। और यहाँ पर संख्या है भैया, संख्या द्विगु समास लिखोगे यहाँ पर। शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर देखो अनुसार आ रहा था ना जहाँ पर, तो ये आएगा अव्ययी भाव, और यहाँ पर लिखोगे यथा शक्ति। यहाँ पर देश के लिए भक्ति, विभक्ति आ गया ना, तो देश के लिए भक्ति, यहाँ पर आएगा देश भक्ति। और यहाँ पर लिख दोगे कौन सा भैया, कारक चिन्ह किस में आते हैं, यस तत्पुरुष में। इसी तरह से 2 सूत्रों का समूह, संख्या है, क्या लिखोगे, रथ को चलाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, धन से हीन, तो बस यहाँ पर देखो कारक चिन्ह है, क्या लिखोगे, ये भी कारक चिन्ह है। तो बस यहाँ पर आप इनको कंप्लीट करिए और वर्कशीट हमें सेंड कीजिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।